हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में। यानी कि ये अधिगम का सिद्धांत के अंतर्गत जो दूसरा सिद्धांत है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के बारे में, यानी कि जो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था वह क्या होता है, उन्होंने अपने जो प्रयोग था वो कैसे किया था, किस पर प्रयोग उन्होंने किया था इत्यादि के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। आज अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है यह क्या है, और जो पावलोव मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने किस पर यह प्रयोग किया था इत्यादि के बारे में हम डिटेल से अपने इस वीडियो में जानेंगे। यह जो टॉपिक है यह सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट के साथ साथ यह यूपी टेट के लिए भी और एस्टेट के लिए, ये जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं इन सभी के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से जो प्रश्न हैं वह ज़रूर देखने को मिलते हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है यह क्या है और इसका प्रतिपादन किसने किया था। यानी कि जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पेट्रोविच पावलोव ने किया था। यानी कि जो वैज्ञानिक थे ये रूस के रहने वाले थे। ये जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया ये रूस के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे, और इनका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव, जिन्हें हम सिर्फ पावलोव के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर पूरा नाम पूछा जाए, पेपर में कभी कभी पूछ भी लेता है कि पावलोव का पूरा नाम बताइए, तो इनका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव, जो कि रूस के रहने वाले थे। और ये रूस के क्या थे, ये शरीर क्रियाशास्त्री थे। यानी कि जो शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं उनके ऊपर ये प्रयोग करते रहते थे। इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं, यानी जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है इसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसे अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, परंपरागत अनुबंध का सिद्धांत इत्यादि अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये यहाँ से ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है उससे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, परंपरागत अनुबंध का सिद्धांत इत्यादि अन्य नामों से भी शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को जाना जाता है। तो जो पावलोव थे इन्होंने जो प्रयोग किया था वह 1904 में कुत्ते की लार ग्रंथि जो कि पैरोटिड ग्लैंड है उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। यानी कि जो पूछा जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया गया था तो उसमें पावलोव ने किस जंतु पर प्रयोग किया था। ऑप्शन दे देगा, बिल्ली पर, वनमानुष पर, कुत्ते पर या चूहे पर। यानी कि जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था वह किस पर प्रयोग किया गया था, तो इन ऑप्शन में से आपको ढूंढना होता है कि जो पावलोव थे इन्होंने अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था। तो इन्होंने जो यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था इसका प्रयोग कुत्ते पर किया था, कुत्ते की लार ग्रंथि पर किया था। फिर नोट करके एक बात ध्यान कीजिए आप लोग कि इनके सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय लेस्टन एंडरसन नामक शिक्षा शास्त्री को जाता है। यानी कि इन्होंने यह सिद्धांत तो प्रतिपादित किया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने, लेकिन शिक्षा में इसको स्थापित करने का जो मुख्य श्रेय है वह लेस्टर एंडरसन नामक जो एक शिक्षा शास्त्री हैं, एक मनोवैज्ञानिक है, उनको जाता है। अगली पॉइंट पे हम अगर बात करते हैं पावलोव का प्रयोग, यानी कि जो पावलोव थे उन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया और किस पर किया। पावलोव ने विचार किया कि यदि एक प्राणी को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाता है, यानी कि जो पावलोव थे इन्होंने यह सोचा या विचार किया कि अगर कोई एक प्राणी है और उसको किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाता है तो उस पर उसका प्रभाव भी वास्तविक उद्दीपक की तरह आने लगता है। यानी कि अगर कोई अवास्तविक उद्दीपक है और उसके साथ अगर प्राणी को अनुकूलित कर दिया जाए, उसके साथ में उसका अनुकूलन कर दिया जाए, तो वो जो प्राणी है तो उस पर उसका जो प्रभाव होता है वह वास्तविक उद्दीपक की तरह होने लगता है। यानी कि अगर अस्वाभाविक उद्दीपक है और उसको अनुकूलित कर दिया जाए प्राणी के साथ में, तो जो प्राणी होगा वो अस्वाभाविक उद्दीपक को भी स्वाभाविक उद्दीपक या वास्तविक उद्दीपक मान लेगा और उसी तरह से उसके साथ वह उद्दीपक करने लगेगा। पावलोव के अनुसार, यानी पावलोव का ये जो कथन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पावलोव के अनुसार जब व्यक्ति के सामने कोई स्वाभाविक उद्दीपक स्थापित किया जाता है तब वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है। यानी कि जब व्यक्ति के सामने कोई भी स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया जाए या स्थापित कर दिया जाए तो वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है। यह पावलोव का कथन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और ध्यान कर लीजिए क्योंकि यह पेपर में ज़रूर पूछा जा सकता है। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला पॉइंट है पावलोव के प्रयोग में
इन्होंने, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं इन्होंने कुत्ते पर कैसे प्रयोग किया था। इन्होंने सबसे पहले एक कुत्ते को लिया, ठीक है, फिर कुत्ते के सामने इन्होंने भोजन को रखा। भोजन को रखने के बाद इन्होंने कुत्ते के मुंह से एक नलिका फिट की जिसमें वह कुत्ते की लार को एकत्रित कर सकते थे। लार एकत्रित करने वाली नली इन्होंने फिट की और यहाँ पे नीचे इन्होंने लार एकत्र करने का यंत्र रखा और एक इन्होंने प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करने के लिए एक यहाँ सामने, इसके सामने वो प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कर रहे थे। तो इस प्रकार इन्होंने पावलोव का प्रयोग किया। तो चलिए हम बात करते हैं इन्होंने पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते पर कैसे किया। इन्होंने नियंत्रित वातावरण में एक भूखे कुत्ते पर प्रयोग करते हुए, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक भूखा कुत्ता इन्होंने ले लिया। भूखे कुत्ते पर प्रयोग करते हुए पावलोव ने कुत्ते के लार को एकत्रित करने के लिए उसके गले में एक नली लगाई। इन्होंने कुत्ते के लार को एकत्रित करने के लिए एक नली फिट की। शुरू में भोजन देखने तथा घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। यानी इन्होंने काम किया कि इन्होंने एक कुत्ते को लिया और कुत्ते को इन्होंने, भूखा कुत्ता था और उसके सामने इन्होंने भोजन रख दिया और भोजन रखने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, कुत्ते के जो मुंह से एक नलिका फिट कर दी जिसमें कुत्ते की लार जो होती थी वो बहते हुए जा कर के एक जो लार एकत्रित करने का जो एक यंत्र था उसमें वो जाकर फिट हो जाती थी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने सबसे पहले किया कि पहले इन्होंने घंटी बजाई, फिर उसके बाद उन्होंने कुत्ते को भोजन दिया। तो जो कुत्ता था वो भोजन को देख के उसके मुंह में लार आ गई। यानी कि पहले घंटी बजाई और फिर उन्होंने कुत्ते को भोजन दिया। तो कुत्ते ने सोचा कि जब घंटी बजती है भोजन तभी हमको मिलता है। तो फिर इन्होंने दूसरी प्रतिक्रिया की। दूसरी प्रतिक्रिया में इन्होंने क्या किया, दूसरी प्रतिक्रिया में इन्होंने किया कि इन्होंने केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया। इन्होंने जैसे ही केवल घंटी बजाई तो इन्होंने क्या पाया कि कुत्ते के मुंह में स्वाभाविक रूप से लार आ गई। यानी कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक था, जो कि घंटी एक अस्वाभाविक उद्दीपक है, उसकी आवाज़ सुनते ही जो कुत्ता था उसने स्वाभाविक क्रिया की। यानी कि उसके मुंह से स्वाभाविक लार आ गई, क्योंकि पहले उसको स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता था, भोजन प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब की बार भोजन ना दे करके सिर्फ घंटी बजाई गई और देखा गया कि कुत्ते के मुंह में लार आई। यानी अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर उसके जो मन में वो स्वाभाविक क्रिया हुई, उसके मुंह में लार आ गई। तो ऐसे इन्होंने पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पावलोव के प्रयोग में इन्होंने 3 चरणों में यह प्रयोग किया। यानी कि जो पावलोव का प्रयोग है ये मुख्यतः 3 चरणों में बटा हुआ है। सबसे पहला है अनुकूलन से पूर्व, यानी कि जब वो जो कुत्ता था उसने जब तक अनुकूलित नहीं हुआ भोजन के साथ में या स्वाभाविक या अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में, उससे पूर्व की प्रक्रिया। दूसरा है अनुकूलन पैदा करने के दौरान, यानी कि जब वह घंटी के साथ में अनुकूलित हो गया उसके दौरान। और तीसरा इन्होंने चरण जो बताया वह था अनुकूलन पैदा होने के दौरान, यानी कि जब अनुकूलन पैदा होने के बाद। पहला अनुकूलन से पूर्व, दूसरा अनुकूलन पैदा करने के दौरान और तीसरा इन्होंने बताया अनुकूलन पैदा होने के बाद। तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले, यानी कि जो सबसे पहला इनका था अनुकूलन से पूर्व या अनुकूलन से पहले। अनुकूलन से पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने भोजन प्रस्तुत किया और एक स्वाभाविक उद्दीपक, जो कि भोजन है एक स्वाभाविक उद्दीपक है, इसको कुत्ते के सामने प्रस्तुत किया। तो कुत्ते के मुंह में लार आई, जो कि एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी, या इन्होंने अनुकूलन से पहले किया। अनुकूलन से पहले इन्होंने किया कि इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया, जो कि एक स्वाभाविक उद्दीपक था। भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार आई, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया थी। फिर इन्होंने घंटी बजाई। दूसरा, जब इन्होंने अनुकूलन के दौरान इन्होंने क्या किया, कई दिनों तक इस प्रयोग को इन्होंने दोहराया। यानी कि पहले घंटी बजाते थे और फिर कुत्ते को भोजन देते थे। तो ऐसा करने के साथ जो कुत्ता था वो घंटी के साथ में अनुकूलित हो गया। यानी कि वो सोचने लगा कि जब घंटी बजती है तभी हमको भोजन मिलेगा, तो वो घंटी के साथ अनुकूलित हो गया। फिर इन्होंने अनुकूलन पैदा करने के दौरान इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भोजन दिया, स्वाभाविक उद्दीपक जो कि था, प्लस घंटी बजाई जो कि अनुबंधित उद्दीपक थी, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक था। तब कुत्ते ने स्वाभाविक क्रिया की, यानी कि तब कुत्ते ने क्या क्रिया की, स्वाभाविक अनुक्रिया की, क्योंकि भोजन प्रस्तुत किया, घंटी भी बजी। तो कुत्ते को लगा कि अब जो भोजन हमको मिल रहा है वो घंटी बजने के बाद ही मिल रहा है, अर्थात जब घंटी बजेगी तब हमको भोजन मिलेगा। तो जो कुत्ता था उसने स्वाभाविक क्रिया की, या कब की, या अनुकूलन के दौरान। फिर तीसरा चरण इनका जो है, यानी अनुकूलन पैदा होने के बाद, अनुकूलन पैदा होने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, जो कि एक अस्वाभाविक उद्दीपक था, यानी अनुबंधित उद्दीपक था। तब घंटी की आवाज़ सुनकर जो कुत्ते के मुंह में लार आई, जो कि एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी। यानी कि घंटी जो कि अस्वाभाविक उद्दीपक था, उसको देख करके, उसको सुन करके कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। यही शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत
कहा जाता है, यानी इसी को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में ही कुत्ते के मुंह में लार आई, जो कि उसने एक स्वाभाविक अनुक्रिया की। फिर इन्होंने क्या पॉइंट बताए कि अनुकूलन पैदा करने के लिए पहले अस्वाभाविक उद्दीपक को तथा बाद में स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करना चाहिए। यानी अगर आपको अनुकूलन पैदा करवाना है तो उसके लिए पहले अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, घंटी, यानी कि सबसे पहले आपको घंटी बजानी चाहिए, उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन को प्रस्तुत करना चाहिए, तभी जा करके अनुकूलन पैदा होगा। फिर उन्होंने क्या बताया, 2 उद्दीपकों के बीच अधिकतम 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। 2 उद्दीपक, पहला जो कि एक अस्वाभाविक उद्दीपक है जैसे कि घंटी, और दूसरा जो कि एक स्वाभाविक उद्दीपक है जैसे कि भोजन, इन दोनों उद्दीपकों के बीच 5 सेकंड का ही अंतराल या 5 सेकंड का ही अंतर होना चाहिए, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यानी कि जैसे ही घंटी बजाई 5 सेकंड के अंदर ही भोजन उपलब्ध हो जाना चाहिए। ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए जो कि पावलोव के प्रयोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, पावलोव ने अपने इस प्रयोग के द्वारा अंतिम चरण में स्पष्ट किया कि कुत्ता बिना भोजन के भी लाल टपका रहा था। यानी कि पावलोव ने जब पूरा निष्कर्ष निकल गया, जब वह अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी की आवाज़ से ही उसने स्वाभाविक अनुक्रिया की, तब पावलोव ने इस प्रयोग के द्वारा पाया कि जो कुत्ता था वह बिना भोजन के भी लार टपका रहा था। यानी सिर्फ और सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी की आवाज़ पर ही वह लार टपका रहा था, यानी वह अस्वाभाविक अनुक्रिया प्रकट कर रहा था। यही अनुकूलित अनुक्रिया होती है, यानी इसी से निष्कर्ष निकलता है कि यही अनुकूलित अनुक्रिया होती है। फिर उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, निष्कर्ष के दौरान इन्होंने बात की कि पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर स्पष्ट किया, पावलोव ने बताया कि उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर स्पष्ट किया कि जब भी किसी प्राणी को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाता है, यानी कोई जो प्राणी है अगर वह अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित है, उसके साथ में अगर वह अनुक्रियाएं कर रहा है, स्वाभाविक अनुक्रियाएं कर रहा है, तो वह प्राणी उससे भी उसी तरह से प्रभावित होने लगेगा तथा ऐसा करने से कार्यों में सरलता पैदा हो जाती है। यानी कि अगर आप किसी भी प्राणी को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर देते हैं तो वह जो अस्वाभाविक उद्दीपक होगा उसके साथ वह वैसी ही अनुक्रियाएं करने लगेगा जैसे वह स्वाभाविक उद्दीपक के साथ करता था। इस ऐसे ही जो कार्य होते हैं उन कार्यों में सरलता पैदा हो जाती है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, शिक्षा में प्रयोग। यानी कि जो पावलोव का जो यह प्रयोग था, यानी पावलोव का जो सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, इसका शिक्षा में प्रयोग क्या है, यानी शिक्षा में इसका महत्व क्या है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि अल्प मानसिक स्वास्थ्य वाले बच्चों, यानी कि जिन बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य जो अच्छा नहीं है, यानी कि कम बुद्धि के हैं, अल्प मानसिक स्वास्थ्य वाले बच्चे हैं, उनके संवेगात्मक भय को स्नेह, प्रेम एवं अच्छे उपचार आदि द्वारा दूर किया जाता है। यानी कि जो अल्प मानसिक वाले जो बच्चे हैं, यानी जिनका मानसिक क्षमता जिनकी कम है, उनके बच्चों को उनका जो संवेगात्मक भय होता है, यानी कि जो उनको जो डर बना रहता है, उनके अंदर जो भय बना रहता है कि जो हमारे शिक्षक हैं वो आएंगे तो वो मारेंगे, ये जो भी प्रकार के जो उनके अंदर भय होता है, ये भय को वो स्नेह, प्रेम एवं अच्छे उपचार आदि द्वारा दूर किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप कि कोई अगर एक टीचर है, अगर वह किसी क्लास में जाता है और वो अपने साथ में सिर्फ स्टिक लेकर के जाता है, तो बच्चे उस स्टिक को देखकर ही वो बच्चे भयभीत हो जाते हैं। जैसे जो कुत्ता था वह घंटी की आवाज़ सुन करके ही वह अनुकूलित हो गया था, स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगा था, लार टपकाने लगा था। उसी तरह जो बच्चे होते हैं वह सिर्फ स्टिक को ही देख करके वो समझ जाते हैं कि जो शिक्षक है या हमको मारेगा या जो शिक्षक है हमारी पिटाई करेगा, तो उसके द्वारा वो देख करके ही वो समझ जाते हैं और वह स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगते हैं कि अब हमको ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए या हमको ज़्यादा इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए, वरना हमको इसी स्टिक के द्वारा मार पड़ेगी। तो वो ये जो प्रकार का जो उनके अंदर जो संवेगात्मक भय होता है, इसको स्नेह, प्रेम एवं अच्छे उपचार आदि द्वारा दूर किया जा सकता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष शिक्षण में भाषा अधिगम तथा गणित जैसे विषयों में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यानी यह जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी जिसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, तो यह जो सिद्धांत है इसके द्वारा कक्षा कक्ष शिक्षण में भाषा अधिगम तथा गणित जैसे जो विषय होते हैं उनमें इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है आदत स्वभाव के निर्माण में, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी आदतें, उनके स्वभाव इत्यादि के निर्माण में भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। फिर नवीन एवं परंपरागत विचारों में, यानी जो नवीन और परंपरागत जो विचार होते हैं उन विचारों के निर्माण में भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है।
और जो इसका प्रयोग किया जा सकता है वह जीवन में बहुत सी ऐसी सावधानियाँ जिनसे हमें समय समय पर सचेत रहना पड़ता है। यानी जीवन में ऐसी बहुत सी सावधानियाँ होती हैं, ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको करते समय हमको सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो उन सावधानियों को करने के लिए हमें समय समय पर सचेत होना पड़ता है। तो उन सचेत होने में इस सिद्धांत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह था आज का हमारा पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। और यह जो सिद्धांत है यह सीटेट की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। आशा करता हूँ मैंने यह जो सिद्धांत है बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और मैं पूर्णतः आशा करता हूँ कि यह जो सिद्धांत है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।